कहते हैं जब पेट की आग और सपनों की भूख एक साथ जलती है तो इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। ये कहानी है उस शहर की जहाँ रातें छोटी होती है और खेल बड़े, जहाँ किस्मत एक नंबर से बनती भी है और उसी नंबर से बर्बाद भी होती है। एक आम आदमी जिसने शुरू किया था बस पैसा कमाने के लिए एक छोटा सा खेल, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये खेल उसे बना देगा पूरे शहर का मटका किंग, जहाँ हर जीत के पीछे एक खतरा छुपा है और हर हार मौत का पैगाम बन सकती है। तो क्या ये खेल उसे शिखर तक पहुंचाएगा या उसी की बनाई हुई दुनिया उसे निगल जाएगी? तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मटका किंग वेब सीरीज को। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो सीरीज की शुरुआत होती है 1975 के बॉम्बे से, जहाँ पर कि पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा हो चुकी थी और इसी के चलते बहुत सारे भ्रष्ट नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा था। जब इमरजेंसी का ऐलान हुआ तो पूरे देश में खलबली मच चुकी थी, जगह जगह पर दंगे हो रहे थे, लोग सड़क पर उतर आए थे। तो वहीं दूसरी तरफ हम ब्रिज भट्टी नाम के एक ऐसे व्यक्ति को देख पाते हैं जो कि बहुत ही नाजुक हालत में है। कांस्टेबल उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन यहीं पर वो कांस्टेबल जो है वो सट्टा खेलने लगते हैं और ब्रिज भट्टी की जान की बाजी लगा देते हैं कि अगर ये बच गया तो बदले में मैं तुम्हें 9 गुना रुपए दूंगा। यहाँ उनके बीच में शर्त लग चुकी थी और ब्रिज भट्टी की हालत जो है वो बहुत ही नाजुक थी और इसी के साथ कहानी जो है वो 11 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हम ब्रिज भट्टी नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि एक ऐसा आदमी है जो कि बहुत गरीब है। उसके पास ना तो बहुत सारे पैसे हैं और ना ही उसके पास खुद का घर है। वो किराए के घर में रहता है और यहीं पर हम देखते हैं मकान मालिक को जो कि ब्रिज भट्टी से इस महीने का किराया मांगता है, लेकिन ब्रिज भट्टी के पास इस महीने का किराया नहीं है और उसने मकान मालिक से 10 दिन मांगे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम टेक्सटाइल कंपनी के मालिक लालजी भाई छगानी को देख पाते हैं जो कि पूरी टेक्सटाइल कंपनी को चलाते हैं। वो बहुत ही रईस आदमी हैं और सभी लोग उनकी बात मानते हैं। यहाँ हमें यह भी मालूम चलता है कि ब्रिज भट्टी जो है वो लालजी भाई छगानी के यहाँ पर ही काम करता है। उसे यहाँ पर काम करते हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं और वो अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करता है। यहाँ पर हमें लालजी भाई छगानी के बारे में एक बात और मालूम चलती है कि यहीं पर सट्टे के नंबर लिखाते हैं। 1 से लेकर 10 नंबर के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, बदले में यहाँ पब्लिक को 1 का डबल मिलेगा, लेकिन ये नंबर जो है वो पत्ते के द्वारा निकाला जाता है। यहीं पर हम एक ऐसी औरत को देख पाते हैं जिसके पति की हालत काफी खराब है और वो यहाँ पर सट्टे में 50 रुपए लगा देती है। उस समय पर 50 रुपए की कीमत लगभग 5000 रुपए की थी और जब नंबर निकालने की बारी आती है तो मालूम चलता है कि 5 नंबर पर ढेर सारे पैसे लगे हुए हैं। मतलब कि अगर 5 नंबर आता है तो इससे पब्लिक को बहुत फायदा होगा और लालजी भाई छगानी थोड़े से लॉस में चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर लालजी भाई जो है वो ब्रिज भट्टी को इशारा करते हैं और 5 नंबर की जगह पर वो 7 नंबर लाने को कहते हैं और ब्रिज भट्टी के पास एक ऐसी ट्रिक है कि वो पत्ते से कोई भी नंबर ला सकते हैं और ब्रिज भट्टी ने यहाँ भी ऐसा ही किया था। उन्होंने 7 नंबर लेकर आए थे और लालजी भाई छगानी को बहुत फायदा हुआ और जिस औरत के पति की तबीयत खराब थी वो औरत यहाँ पर हार जाती है। वो यहाँ पर बहुत रोती है और बदले में ब्रिज भट्टी ने उसे कुछ पैसे दिए थे ताकि वो अपने पति का इलाज करवा सके, क्योंकि उस औरत को पैसे की जरूरत थी और उसके साथ बेईमानी भी हुई थी। जिसके बाद हम गुलरुख नाम की लेडी को देख पाते हैं। यहाँ हमें बताया जाता है कि हाल ही में गुलरुख के पति रोजी की डेथ हुई है और उसकी डेथ जो है वो एक एक्सीडेंट से हुई है, लेकिन रोजी के घर वालों का मानना ये है कि इसमें गुलरुख की गलती है और वो उसे ही जिम्मेदार मानते हैं। इसी वजह से रोजी के घर वाले जो है वो गुलरुख को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद हम ब्रिज भट्टी को देख पाते हैं जिसे ऐसे मजदूर चाहिए थे जो कि कम पैसों में ज्यादा काम करें और यहीं पर हम दगड़ू नाम के बंदे को देख पाते हैं जिसके पैर में प्रॉब्लम जरूर थी, लेकिन वो ब्रिज भट्टी का काम आराम से कर सकता था बिल्कुल कम पैसों में, इसलिए ब्रिज उसे ये काम दे देता है। अब आगे हमें मालूम चलता है कि ब्रिज भट्टी की पत्नी वर्षा जो है वो प्रेग्नेंट है। इसी वजह से ब्रिज उसका बहुत ख्याल रखता है। ब्रिज भट्टी का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम लक्ष्मण है, लेकिन सभी लोग उसे लच्चू कहकर पुकारते हैं और लच्चू की आदतें जो है वो बहुत ही खराब है। स्टॉक मार्केट में उसने बहुत सारा पैसा गवा दिया है और अब जुआ और सट्टा में भी उसने बहुत सारा पैसा उधार ले लिया था। इसी वजह से जिन लोगों से उसने पैसा लिया था अब वो लच्चू के पीछे पड़ जाते हैं और लच्चू दौड़ता हुआ अपने घर आ जाता है, मतलब कि ब्रिज भट्टी के पास, जहाँ पर कि जीनू भाई नाम का एक आदमी आता है और वो यहाँ लच्चू से कहता है कि तूने हमसे 5000 रुपए उधार लिए थे और मैं चाहता हूँ कि तू हर महीने मूल नहीं बल्कि ब्याज चुकाता रहे, लेकिन तू इसमें भी असमर्थ रहा है, इसलिए आज तेरे घर वालों के सामने ही तेरी उंगली काटनी पड़ेगी। अब जीनू भाई लच्चू की उंगली काटने वाला था कि तभी ब्रिज उसे रोक देता है और कहता है
कि मुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत चाहिए, मैं 10 दिन के अंदर तुम्हें 5,000 नहीं 10,000 रुपए ला कर दूंगा। उस जमाने में 1 रुपए की कीमत जो है वो 100 रुपए के बराबर थी और ब्रिज के ऊपर तो 10,000 रुपए का कर्जा है, मतलब कि आज के जमाने में उसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए की होगी। और अब 10 दिन के अंदर ही ब्रिज को ये पैसा चुकाना था, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा प्लान नहीं था कि वो इतना सारा पैसा जो है वो चुका सके। ब्रिज के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो अपने सेठ लालजी भाई के पास जाए और उनसे मदद मांगे। तो ब्रिज ऐसा ही करता है, वो लालजी भाई के पास जाता है और उनसे पैसे मांगता है। 3 साल से उसने ईमानदारी की नौकरी की है और अब वो चाहता है कि लालजी भाई उसे पैसे देते, लेकिन लालजी भाई पैसे नहीं देते हैं। ब्रिज को ये पैसे जल्द से जल्द चाहिए थे, इसलिए वो रेस कोर्स पहुंच जाता है जहां पर की घोड़ों की रेस होती है और लालजी भाई यहीं पर मौजूद थे। यहाँ पर ब्रिज सारे घोड़ों को देखता है और फिर लालजी भाई से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जो कि VIP स्टैंड में थे, पर ब्रिज को लालजी भाई से नहीं मिलने दिया जा रहा था। जैसे तैसे करके ब्रिज लालजी भाई तक पहुंच जाता है, लेकिन लालजी भाई ने यहाँ ब्रिज से साफ मना कर दिया था कि उसके पास पैसे नहीं है, तू ठीक से काम नहीं करता है, इसलिए तुझे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। जबकि ब्रिज बहुत ईमानदारी से काम करता है, उसने सट्टे में उन्हें बहुत सारा मुनाफा कमा के भी दिया है, लेकिन फिर भी लालजी भाई यहाँ पर ब्रिज की कोई भी मदद नहीं कर रहे थे। ब्रिज को गुस्सा आ जाता है और वो लालजी भाई को चिल्ला देता है और कहता है कि आप ये सारा पैसा जो है वो बेईमानी से कमा रहे हैं, ये पैसा जो है वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। तब लालजी भाई को भी गुस्सा आ जाता है और वो ब्रिज को धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकलवा देते हैं। ब्रिज जो है वो काफी इंजर्ड हो चुका था, उसके हाथ से खून बह रहा था। तभी यहाँ पर गुल आती है। गुल यहाँ पर ब्रिज के हाथों से बहता हुआ खून देखती है और वो कहती है कि आपको इलाज की जरूरत है, लेकिन यहाँ ब्रिज कहता है कि वो अपनी किस्मत आजमाने आया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पैसा जो है वो 1 नंबर घोड़े पर लगाए, क्योंकि वही जीतने वाला है। क्योंकि जॉकी के जूते घिसे हुए हैं और तो और घोड़े ने भी बहुत मेहनत की है, इसलिए आप 1 नंबर घोड़े पर पैसा लगा सकती हैं। पर गुल कहती है कि वो पैसे नहीं लगाती है, वो तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर रेस देखने के लिए आई है। लेकिन आज शायद गुल ने मन बना लिया था पैसे लगाने का, उसने 1 नंबर घोड़े पर पैसे लगा दिए थे। जब रेस स्टार्ट हुई तो 1 नंबर घोड़ा सबसे आगे था और आगे जाकर वो रेस जीत जाता है। ये देखकर गुल बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने पहली बार पैसे लगाए थे और वो जीत चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब ब्रिज जो है वो लोकल मजदूरों की तरह काम करता है, लेकिन इससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे 10 दिन के अंदर 10 लाख रुपए कमाने थे। उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज तो थे, लेकिन वो उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। ब्रिज को मालूम है कि 10 लाख रुपए अगर 10 दिन में कमाना है तो उसे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा, इसलिए जिस तरह से लालजी भाई सट्टा चलाते हैं उसी तरह से ब्रिज भी अपना ईमानदार सट्टा खोल लेता है और लालजी भाई तो 1 का डबल देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा ब्रिज जो है वो 1 का 9 गुना देने वाला था। ये बात लालजी भाई तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन लालजी भाई को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबको पता है ब्रिज के पास पैसे नहीं है, तो आखिरकार वो लोगों को 9 गुना कैसे पैसे देगा। ये बात लालजी भाई की बिल्कुल सही होती है, क्योंकि ब्रिज के पास सिर्फ 4-5 लोग ही सट्टा खेलने के लिए गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रिज की चौल में ही BC चल रही थी, जहां पर की सारे औरतें जो है वो पैसा जमा करती है और महीने के एंड में एक चिट निकाली जाती है। जिसके नाम की चिट आती है उसे सारा पैसा मिल जाता है। लेकिन यहाँ हर महीने की तरह यहाँ वर्षा का नाम नहीं आया था, यहाँ किसी और की चिट निकली थी। और जब उस मटके को ब्रिज ने चेक किया तो मालूम चला कि उस मटके में सिर्फ एक ही नाम मौजूद था और हर चिट जो है वो उसी के नाम की थी। इसे देखते हुए ब्रिज के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सोचा कि खेल जो है वो ईमानदारी का होना चाहिए, इसलिए वो सारे पब्लिक को फिर से एक बार बुलाता है और जब नंबर खुलने की बारी आती है तो वो उन्हें बताता है कि 7 नंबर पर बिल्कुल भी पैसे नहीं लगे हैं और 2 नंबर पर सबसे कम पैसे लगे हैं। अगर ये नंबर आते हैं तो आप लोगों को कोई भी फायदा नहीं होगा। तो जब ब्रिज यहाँ पर नंबर निकालता है तो नंबर जो है वो 7 आता है, अगली बार निकालता है तो 2 आता है और वो बताता है कि हर बार मैं 7 नंबर और 2 नंबर ला सकता हूँ और हर बार मैं अपना मनचाहा नंबर ला सकता हूँ जो कि मुझे लाना होगा। ये एक बेईमानी का खेल है, लेकिन मैं इसे सुधारना चाहता हूँ और इसे ईमानदारी वाला खेल बनाना चाहता हूँ। अब पब्लिक खुद पता निकालेगी और जो नंबर निकलेगा उन्हें वो उतना पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ ब्रिज ने अपना और दिमाग लगाया और 1 का 9 गुना देने लगा था और पत्ते जो है वो पब्लिक निकालेगी और जो नंबर निकलेगा उन्हें उतना पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पर लालजी भाई का आदमी सांबा आता है और वो यहाँ पर 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर पर 300 रुपए लगा देता है। तो अब अगर ये नंबर निकलते हैं तो अब ब्रिज को 9 गुना पैसा उन्हें देना पड़ेगा, लेकिन वो नंबर नहीं निकलता है और लालजी भाई के 300 रुपए डूब जाते हैं। अब ब्रिज ने इस खेल को
और भी ज्यादा मजेदार बना दिया था। पहले तो सिर्फ एक ही बार पत्ते खुलते थे शाम को 6 बजे, लेकिन अब 2 बार पत्ते खुलेंगे, एक तो 6 बजे और एक रात को 9 बजे, जिसे ओपन और क्लोज कहा जाता है। खेल को और मजेदार बनाने के लिए ब्रिज ने जोड़ी लेकर आया, मतलब कि ओपन और क्लोज में आपने जो नंबर सिलेक्ट किए हैं अगर उनसे जोड़ी बन जाती है तो आपको 90 गुना पैसा मिलेगा। 90 गुना सुनते ही लोग टूट पड़े थे और ओपन और क्लोज और जोड़ी पर पैसे लगाने लगे थे। अब सांबा यहाँ पर आता है, जो पैसे लालजी भाई छगानी ने लगाने के लिए कहे थे। तो यहाँ ओपन और क्लोज पर कुछ पैसे लगाए जाते हैं और तो और जोड़ी पर भी कुछ पैसे लगे थे। अगर एक भी जोड़ी फंस जाती है तो उन्हें 90 गुना रुपए मिलेगा, लेकिन पैसे काफी ज्यादा लगे हुए थे। ये देखकर यहाँ ब्रिज हैरान था कि अगर इतना सारा पैसा लगा हुआ है और एक जोड़ी फंस गई तो आखिरकार वो इतना सारा पैसा कैसे लाएगा। उन्होंने हर एक जोड़ी पर 100 रुपए लगाए थे। अगर कोई भी जोड़ी फंस जाती है तो उन्हें 100 रुपए का 9000 रुपए देना पड़ेगा। आखिर में बारी थी पत्ते निकालने की, और जब पत्ते निकाले जाते हैं तो मालूम चलता है कि सांबा की जोड़ी फंस जाती है और इसी वजह से अब उसे 9000 रुपए देने थे। यह देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार ब्रिज 9000 रुपए कैसे ला कर देगा, क्योंकि 9000 रुपए तो ब्रिज के पास नहीं है, लेकिन ब्रिज के पास कुछ पैसे थे। जैसे तैसे करके उसने सांबा को 9000 रुपए दे दिए। सांबा ने ये सारा पैसा लालजी भाई छगानी को दे दिए और अब छगानी ने सोचा कि शायद अब ब्रिज का धंधा यहीं पर बंद हो जाएगा, शायद अब वो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। 10 दिन पूरे हो चुके थे और अब वो जीनू भाई के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरे पास कुछ ही पैसे थे, उसे कुछ और मोहलत चाहिए और साथ में कुछ पैसा भी। यहाँ पर ब्रिज ने जीनू भाई को अपना आइडिया बताया, जो आइडिया जीनू भाई को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल होता है तो इसमें वो भी पैसे लगाएंगे, जिसके लिए जीनू भाई मान जाते हैं और बदले में जीनू भाई ब्रिज को पैसे दे देते हैं। और अब ब्रिज बड़ा करना चाहता था, इसलिए उसे एक बड़ी जगह की जरूरत थी। वो एक बड़ी जगह खरीद लेता है और वहां पर अब ये सारा धंधा करने वाला था। थोड़े नियम में और बदलाव होते हैं और अब पब्लिक जो पत्ते निकालती थी अब वही पत्ते वो मटके से निकालने वाले थे, इसलिए अब इसे सट्टा मटका कहा जाता है। खेल ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और अब उन्होंने कुछ नियम और बदले, जैसे कि अगर आपने 3 नंबर चूज किए और उन 3 नंबर का टोटल जो है वो 16 होता है तो उसका ओपन और क्लोज जो है वो 6 नंबर होगा। और आगे अब मालूम चलता है कि बरखा को बैठा हुआ है और यहाँ पर ब्रिज भट्टी जो है वो बाप बन चुका था। वो बहुत खुश था क्योंकि वो एक नई शुरुआत करने वाला था, इसलिए ब्रिज भट्टी अपने बेटे का नाम अनमोल रखता है। आगे हम देखते हैं एक मीडिया हाउस को जहां पर की बहुत बड़ी बड़ी खबरें छपती है। यहां पर इंटरनेशनल लेवल की खबरें छपती है और यहीं पर हम टीपी डिसूजा नाम के एक ऐसे बंदे को देख पाते हैं जिसका भाई जो है वो जुए की लत से मारा गया था, उसने सुसाइड कर लिया था। इसलिए टीपी डिसूजा जो है वो इन सट्टे और काले बाजारी वालों पर न्यूज छापना चाहता है, लेकिन उसके बॉस हमेशा मना करते हैं क्योंकि उन्हें ये छोटे मुद्दे लगते हैं। तो अब बरखा जो है वो घर आ चुकी थी और ब्रिज ने काम करने के लिए यहाँ पर रुकमणी नाम की एक औरत को लगाया था जो कि यहाँ पर 12 घंटे काम करने वाली थी। ये देखकर बरखा को बड़ा अच्छा लगा। तो मटका के बहुत सारे अड्डे तो हो चुके थे, लेकिन पब्लिक नहीं आ रही थी। कोई पब्लिक ना आने की वजह से अब यहाँ पर ब्रिज का कलेक्शन भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो पैसे भी ज्यादा नहीं कमा पा रहे थे। ये देखकर उसे बड़ा बुरा लग रहा था। अब दगड़ू को घर जाना था और उसे किराए के लिए 2 रुपए देने थे। तो यहाँ ब्रिज बरखा से पैसे मांगता है। बरखा बताती है कि पैसे जो है वो कुछ बॉक्स में रखे हुए हैं। जब उन बॉक्स को चेक किया जाता है तो सारे बॉक्स में 10-10 के रुपए थे, एक ही बॉक्स में 2 रुपए थे। ये सारी चीजें देखने के बाद ब्रिज के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने भी इसी तरह की 9 मटकी को लेकर आया। उसने बताया कि अगर सारी मटकियों पर भी पैसे लगा दिए जाते हैं तब भी 1 रुपए बचेगा और वही 1 रुपए हमें कमाना है। यहाँ ब्रिज ने सिंगल पाना, डबल पाना और ट्रिपल पाना के बारे में बताया कि अगर सिंगल पाना आता है तो आपको 150 गुना मिलेगा, डबल पाना आता है तो 300 गुना और अगर ट्रिपल पाना आ जाता है तो आपको 1000 गुना मिलेगा। अब लोगों के अंदर लालच बढ़ता गया और लोगों ने यहाँ पर मटका खेलना स्टार्ट कर दिया। अब आगे हम देखते हैं गुल को, जो कि जब कहीं जा रही होती है तभी उसकी नजर पड़ती है ब्रिज पर और वो उसे देखकर तुरंत ही उसके पास आ जाती है और वो उसे थैंक यू कहती है क्योंकि उस दिन उसकी किस्मत चमक गई थी। उसने 1 नंबर घोड़े पर पैसा लगाया था और वो जीत गई थी और इसलिए वो तुम्हें हिस्सा देना चाहती है। लेकिन ब्रिज कहता है कि वो आपकी कमाई है, आप रखिए। और अब वो यहाँ मटके के बारे में गुल को सब कुछ बताता है, लेकिन गुल को पता नहीं था कि आखिरकार ये सारी चीजें क्या होती है। इसलिए गुल जो है वो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर 500 रुपए लगाती है और जब नंबर खोला जाता है तो यहाँ पर 9 और 7 नंबर आते हैं जो कि किसी की जोड़ी थी। इसी वजह से उस बंदे को 15,000 रुपए देने थे, लेकिन ब्रिज के पास इतना पैसा नहीं था, उसके पास 10,000 ही थे। वो कहता है कि इतना पैसा वो पूरा नहीं दे पाएगा, 5,000 रुपए वो कल देगा। लेकिन गुल कहती है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ और वो 5,000
10,000 दे देती है और कहती है कि जब तुम्हारे पास होंगे तब मुझे लौटा देना। तो ब्रिज ने अपना वादा पूरा किया। उस बंदे को उसने पूरे 15,000 रुपए दिए, जिससे कि पूरी पब्लिक में ब्रिज का भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ गया। उन्हें लगा कि ब्रिज जो है वो पैसे खाकर नहीं जाएगा, ये एक ईमानदार व्यक्ति है। जिसके बाद ब्रिज जो है वो गुल के पास जाता है और उसे वो 5,000 रुपए लौटाता है, क्योंकि अब ब्रिज के पास काफी पैसा आ चुका था। वो ब्रिज को मटके के बारे में बताता है कि इस मटके को मैं बहुत बड़ा बनाना चाहता हूँ। अब ब्रिज को मालूम चलता है कि कुछ बहुत बड़े दाव लगे हुए हैं। अगर इन दाव को उसने ले लिया और अगर उन्हें घाटा होता है तो इसमें पूरा मटका जो है वो कंगाल हो सकता है। इसलिए वो जीनू भाई के पास कॉल करता है और बताता है कि एक बहुत बड़ा दाव लगा है, लेकिन नंबर क्या खुलेगा उसे नहीं पता है। दाव 8,000 रुपए का लगा था, इसलिए वो जीनू भाई से कहता है कि अगर नंबर नहीं खुला तो 4-4 हजार रुपए हम बांट लेंगे। अगर नंबर खुला तो आपको आधा रुपए देना पड़ेगा और आधा मुझे देना पड़ेगा। ब्रिज यहाँ दगड़ू को बताता है, इसे कहते हैं रिस्क पार्टनर। अगर हमारा लॉस भी होता है तो हमारा पार्टनर आधा देगा और आधा हम देंगे। जिसके बाद ब्रिज जब अपने घर की ओर जा रहा था तभी अचानक से यूनियन लीडर के बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रिज को घेर लेते हैं और उसे वो मारने पीटने वाले थे कि तभी यहाँ पर दगड़ू आ जाता है। दगड़ू को ऐसे ही कम मत आकिएगा, वो बहुत ही कमाल का बंदा है, पहले फौज में हुआ करता था, इसलिए वो उन लोगों को बुरी तरह से पीटता है और ब्रिज को आसानी से बचा लेता है। जिसके बाद ब्रिज जो है वो अपने घर जाता है, बरखा से मिलता है और बरखा यहाँ ब्रिज से कहती है कि मुझे मालूम है कि आप कोई भी ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, आपकी हर जगह बदनामी हो रही है, लेकिन ब्रिज कहता है कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि ब्रिज जो है वो एक बहुत बड़ी पार्टी में जाता है क्योंकि गुल ने उसे इन्वाइट किया था। दरअसल में सारे बड़े लोगों को अब यहाँ गुल ने मटके के बारे में बता दिया था और सारे बड़े लोगों ने मटके में पैसे भी लगाए थे और अब यहाँ पर आकर ब्रिज को नंबर खोलना था। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी में ब्रिज पहली बार आया था, इसलिए वो बहुत नर्वस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, इसलिए वो पब्लिक के सामने नहीं जाता है और गुल को ही यहाँ पर नंबर खोलना पड़ता है और यहाँ ब्रिज तो डर कर यहाँ से जा चुका था। अगले दिन हम देखते हैं कि गुल जो है वो ब्रिज के पास जाती है और कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम पार्टी से बिना बताए भाग आए, तुम्हें पता भी नहीं है वहाँ कितना कलेक्शन हुआ था। और यहाँ जितना भी कलेक्शन हुआ था गुल जो है वो ब्रिज को वो सारा कलेक्शन दे देती है और कहती है कि सारे बड़े लोगों को मटका खेलकर बहुत अच्छा लगा और अब तो वो हमेशा ये खेलने वाले हैं। अब ब्रिज मटके में कुछ और नियम डालता है और संगम में कुछ ऐसी जोड़ी बनवाता है कि अगर ये जोड़ी निकलती है तो उन्हें 1500 से 15,000 गुना मिल सकता है। तो टेक्सटाइल में काम करने वाला अब हर एक आदमी जो है वो मटका खेलने लगा था। लोगों को मटके की लत लग चुकी थी और हर रोज ब्रिज का बहुत सारा कलेक्शन हो रहा था, जिस वजह से अब पैसे की तो बिल्कुल कमी नहीं थी। दूसरी तरफ लच्छू भी एक दूसरा मटका संभाल रहा था। वहीं लच्छू की मुलाकात बसूधा नाम की लड़की से होती है जो कि कॉलेज में पढ़ती है। मालूम चलता है कि यह मटका जो है वो कॉलेज के सामने ही खुला हुआ है, सभी लोग वहां पर पैसे लगाते हैं। यहीं पर जब वो बसूधा से मिला तो उसे बड़ा अच्छा लगा। जिसके बाद हम मिनिस्टर बापट को देख पाते हैं। बापट ने कहा कि हमने हमारे शहर में सारे के सारे करप्शन को खत्म कर दिया है और सारे जो इलीगल धंधे थे वो भी हमने पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं। तभी यहीं पर हम टीपी डिसूजा को देख पाते हैं जो कहता है कि शहर में एक नया सट्टा खुला है जिसे मटका कहा जा रहा है और अगर उसे रोका ना जाए तो एक दिन ये बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन लोगों ने यहाँ टीपी डिसूजा की बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें ये बहुत छोटा काम लग रहा था। तो इन सब से जीनू भाई को भी बहुत फायदा हो रहा था। वो ब्रिज भाई के घर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि बरखा के पिताजी मतलब कि ब्रिज के ससुर जी आए हुए थे। जहाँ ब्रिज के ससुर जी ने बताया कि उन्हें खेती में काफी लॉस हुआ है, उनके यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी गिर गया था, इसलिए फसल जो है पूरी बर्बाद हो गई है। इसलिए ससुर जी चाहते हैं कि ब्रिज उनके गाँव में मटका खुलवा दे। लेकिन यहाँ ब्रिज को बहुत अच्छे से मालूम है कि ससुर जी ईमानदार नहीं है। ससुर जी यहाँ पर ब्रिज से कहते हैं कि अगर वो मटका नहीं खुलवा रहा है तो कम से कम मटके के 1-2 नंबर ही बता दे जिससे कि वो माला माल हो जाए। ब्रिज कहता है कि मेरी जान मांग लो पर वो मटके के नंबर कभी भी नहीं बताएगा क्योंकि वो ईमानदारी से काम करता है। जिसके बाद हम देखते हैं लच्छू और बसूधा को जो कि एक दूसरे से बात करते हैं। वो एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं और अब वो चाय पीने के लिए भी जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि चौल की औरतों ने बरखा से कुछ बोल दिया था। वो बरखा को ताने मार रही थी और ये बात जब ब्रिज को मालूम चली तो ब्रिज तुरंत ही बरखा को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर की बरखा कभी भी नहीं गई थी। दरअसल में वो लोग एक लग्जरी कार खरीदने के लिए गए थे। जब उन्होंने कार खरीदी तो वो तुरंत ही रेस कोर्स में पहुंचे और वहां जाकर VIP स्टैंड में बैठे, वहां पैसे लगाए और ब्रिज ने यहाँ बरखा को बताया कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, यही देश चला रहे हैं।
उन्होंने एक घोड़े पर पैसे भी लगाए थे और वो घोड़ा जीत भी चुका था, इसलिए यहाँ पर ब्रिज को कुछ पैसे भी मिल चुके थे। अब ब्रिज के ससुर जी वापस जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि उसे अच्छा तो लगा, लेकिन मटका ना खुलने वाली बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो यहाँ पर ब्रिज कहता है कि मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मटका खुलने वाली बात कभी मत कहना। मैं इतना पैसा दे रहा हूँ कि जिंदगी भर तुम खा सकते हो। अब बापट को मटका के बारे में मालूम चलता है कि दरअसल में ब्रिज भट्टी जो है वो ढेर सारा पैसा कमा रहा है। अगर इसे बंद कर दिया जाए तो इसमें नुकसान हमारा भी है, या फिर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसी तरह कोई सट्टा खोल सकते हैं। आगे हमें मालूम चलता है कि वसुधा जो है वो लालजी भाई छगानी की बेटी है और उसे ये बात मालूम चल चुकी है कि उसकी बेटी वसुधा जो है वो लच्छू के साथ घूम रही है। तो वो लच्छू के पास आता है, उसे बहुत चिल्लाता है और फिर काम की बात करता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी वसुधा से शादी कर लो, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि वो किसी नौकर से शादी करे। मैं चाहता हूँ कि वो किसी मालिक से शादी करे। जैसे तुम्हारा भाई ब्रिज भट्टी जो है वो एक मालिक है और तुम उसकी नौकर है। अगर तुम कुछ करो और तुम मालिक बनकर दिखाओ तो मैं तुम दोनों की शादी करा सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रिज भट्टी ने कुछ चीजें नोटिस की है। कलेक्शन से कुछ पैसे जो है वो गायब हुए थे और ये सारा कलेक्शन जो है वो लच्छू संभालता है। और जब उन्हें मालूम चला कि ये सब कुछ लच्छू ने ही किया है और जब लच्छू को यहाँ पर बुलाया जाता है तो वो लोग लच्छू के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं। ब्रिज उससे कहता है अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो तू हमसे डायरेक्ट पैसे मांग सकता था, लेकिन तूने ये सारा घपला किया है। आगे से तुझ पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि ब्रिज भट्टी के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, जहां पर कि बहुत सारे लोग जो है वो इनकम टैक्स की रेड मारने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें शक है कि ब्रिज भट्टी के पास बहुत सारा काला धन है। जब उसके पूरे घर को चेक किया जाता है तो उसके घर से कोई भी पैसा नहीं निकला था। ये सारी चीजें बरखा को अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो नाइट में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती है, जहां पर कि वो अकाउंट्स की पढ़ाई कर रही थी, जहां नीलकमल नाम के प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहे थे। आगे हम देखते हैं कि ब्रिज ने अब एक नया घर ले लिया था। उसने बहुत ही सुंदर घर लिया था और इस घर में एक कमरा लच्छू का भी था, लेकिन लच्छू अब किसी दूसरी जगह पर रहने लगा है। वो अब ब्रिज के साथ नहीं रहता है, लेकिन काम साथ में ही करते हैं। यहाँ पर उन्हें महाराष्ट्र सरकार की एक लॉटरी वाली योजना के बारे में मालूम चलता है। वो लॉटरी की योजना से मटके की सारी पब्लिक को अपनी तरफ खींचना चाहते थे। आगे हम देखते हैं कि ब्रिज और गुल का मिलना जुलना बहुत हो चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए वो हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत सारा समय बिताते हैं। उनकी एक दिन नजदीकियां बढ़ने लगी थी, लेकिन यहाँ ब्रिज ने अपने आप को रोक लिया था, क्योंकि उसे अपने बेटे, अपनी पत्नी के बारे में याद आ गया था। वो घर आया और उसने सोचा कि उसने सही समय पर खुद को रोक लिया, क्योंकि ये अगर हो जाता तो वो बहुत गलत चीजें होती। लेकिन ब्रिज ने जो सोचा था वो हुआ नहीं, क्योंकि गुल जो है वो उसके पास हमेशा कोई ना कोई लेटर भेजती रहती और ब्रिज भी हमेशा उसके रिप्लाई करता रहता। इसी वजह से अब उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी। अब मिनिस्टर बापट ब्रिज को अपने पास बुलाता है। बापट चाहता है कि ब्रिज सट्टा मटका को पूरी तरह से बंद कर दे ताकि वो कोई भी एक्शन ना ले, लेकिन ब्रिज कहता है कि मुझे भी पता है कि आपके शहर में कितने सारे वाइन शॉप चल रहे हैं, तो आप तो मुझसे ये सारी चीजें बोले ना कि मैं ये इलीगल काम कर रहा हूँ। पर बापट ने भी इसका तोड़ ढूंढ लिया था। उसे मालूम है कि नंबर जो है वो टेलीफोन के द्वारा ही भेजे जाते हैं और सारे मटकों के अड्डे तक पहुंचते हैं, इसलिए बापट ने टेलीफोन लाइन को बिजी करवा दिया था और अब 9 बजे तक जो है वो नंबर नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ जगह पहुंच चुके थे, लेकिन कुछ जगह डिस्टरबेंस के कारण नहीं पहुंचे और इसी का फायदा लालजी भाई छगानी ने उठाया। उन्होंने यहाँ पर ऑफलाइन अड्डे निकाले और अब वो सट्टा मटका के नाम से ही यहाँ पर बिजनेस करने लगे थे। तब ब्रिज लालजी भाई से मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि आपने मेरा आइडिया चुराया है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन लालजी भाई कहते हैं कि धंधा करना किसी के आइडिया को चुराना नहीं कहा जाता है, अगर तुम में दम है तो तुम कर लो। तब लच्छू कहता है शहर को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, आधे शहर को आप संभालो, आधे शहर को हम संभालते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रिज कहता है कि हम पूरे शहर को संभालेंगे, जिसकी पब्लिक जिसके पास ज्यादा जाएगी वो सारी पब्लिक उनकी। अब ब्रिज भट्टी एक कॉल करता है जो कि उसने एक 5 स्टार होटल से किया था, जहाँ की लाइन जो है वो बहुत ही क्लियर थी। ये सुनकर उसे समझ आया कि 5 स्टार होटल जैसे बहुत बड़े बड़े होटल में लाइन जो है वो बिल्कुल क्लियर रहती है और ये सब कुछ टेलीफोन एक्सचेंज के द्वारा किया जा सकता है। तब टेलीफोन एक्सचेंज में ही काम करने वाली सुबला नाम की लड़की से दगड़ू मिलता है। वो उससे दोस्ती कर लेता है क्योंकि सुबला जो है वो उनके काम आने वाली थी। आगे हम देखते हैं कि ब्रिज का एक अंतु नाम का दोस्त आता है, जो कि उसका बचपन का दोस्त आता है। अंतु से मिलने के बाद ब्रिज को मालूम चला कि अंतु जो है वो पूरे समाज का कल्याण करना चाहता है,
पूरे शहर को सुधारना चाहता है और इसीलिए वो यहाँ पॉलिटिक्स में आया है। पर सामने बापट खड़ा है और बापट को हराना इतना आसान नहीं है। लॉटरी वाली योजना से तो वो लोगों का दिल जीत रहा है। तब ब्रिज ने अंतु से कहा कि वो उसे फुल सपोर्ट करेगा और अब उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वो सारा ब्लैक मनी को निकाल कर व्हाइट में बदलने की कोशिश करते हैं। तो जिन भी लोगों की लॉटरी लगती है वो लोगों को पैसे दे देते हैं और लॉटरी वाला कागज ले लेते हैं और फिर लॉटरी को जमा करके वो लॉटरी वाला पैसा ले लेते हैं, जिससे कि ये सारा पैसा जो है वो व्हाइट हो चुका था और अब ये सारा पैसा अंतु में लगा दिया था, जिससे कि वो ये चुनाव जीत गया था। ये चुनाव दरअसल में अंतु जो है वो ब्रिज की वजह से जीता था। यहाँ में बताया जाता है कि ब्रिज के पास बहुत सारा पैसा है और उनके बहुत सारे ठिकाने भी है जहाँ पर कि ये सारे पैसे रखे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गुल को और यहीं पर हम देखते हैं ब्रिज को भी। दोनों एक दूसरे के पास थे और दोनों बहुत ही अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन इस बार ब्रिज जो है वो अपने आप को नहीं रोक पाया। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस कर बैठते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं दगड़ू और सुबला को। वो दोनों भी एक दूसरे के काफी नजदीक आ चुके थे। यहाँ दगड़ू ने सुबला को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। बदले में उसने सुबला से कुछ चीजें मांगी थी, जैसे कि टेलीफोन एक्सचेंज पर वो हमारे नंबर बोले। तो आगे हम देखते हैं लच्चू को, जिसके पास कुछ लोग आते हैं। दरअसल में उन लोगों की यहाँ पर जोड़ी फंसी थी, लेकिन वो 2 दिन के बाद यहाँ पर आए थे। लेकिन लच्चू ने उन्हें पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था। उन लोगों को जब मालूम चला कि लच्चू दरअसल में ब्रिज का भाई है, तो वो लोग कहते हैं कि ब्रिज भाई ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम उनसे बिल्कुल अलग हो। तो लाइन में डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए दगड़ू ने सुलभा को कुछ नंबर दिए ताकि वो रात के 9 बजे यहाँ टेलीफोन में कॉल करके सभी को बता दे कि क्या नंबर आए हैं, क्योंकि रात को 9 बजे ही ये सारे नंबर जो है वो अनाउंस किए जाते हैं और लोकल टेलीफोन पर 9 बजे जो है वो बहुत ही डिस्टर्बेंस चलता था। लेकिन अब ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं कुछ पुलिस वालों को जो कि लच्छू को अपने साथ उठाकर लेकर जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि वो गैम्बलिंग और सट्टे जैसे कामों को करता है, इसलिए उसे जेल हो जाती है। अब यहाँ पर ब्रिज आता है और वो लच्छू से कहता है कि तूने बहुत बड़ी गलती की है। जिन लोगों का जो पैसा बनता है तुझे वो पैसा देना चाहिए था, लेकिन ये तेरी बहुत बड़ी गलती है, इसलिए तुझे कुछ दिन तो जेल में ही बिताना पड़ेगा ताकि तुझे अपनी गलती समझ आ जाए। लेकिन आगे हम देखते हैं कि ज्यादा दिनों तक लच्छू जेल में नहीं रहता, क्योंकि यहाँ लालजी भाई छगानी आ जाते हैं और वो लच्छू को जेल से रिहा करवा देते हैं। और इस तरह से यहाँ पर अब लच्छू जो है वो बगावत करने के लिए पूरी तरह से रेडी था, और अब चाहे सामने उसका ब्रिज भट्टी भाई ही क्यों ना हो। आगे हम देखते हैं कि ब्रिज जब अपने घर पर होता है तो टाइम हो जाता है पत्ते खोलने का, लेकिन अनमोल यहाँ पर जिद करने लगता है और वो पापा से कहता है कि आप आज घर पर ही रहिए। तब ब्रिज को अपने बेटे अनमोल की बात माननी पड़ती है और फिर वो अपने घर से ही पत्ते खोलता है, लेकिन ब्रिज पूरी ईमानदारी से खोलता है। जो पत्ते आते हैं उन पर ढेर सारा पैसा लगा हुआ था, लेकिन फिर भी ब्रिज ने यहाँ पर ईमानदारी दिखाई और उन्हें सही नंबर बताए। ब्रिज चाहता तो यहाँ बेईमानी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिसका जितना पैसा बना है ब्रिज अगले दिन उन्हें उतना पैसा लौटा देता है। अब ब्रिज जो है वो लोगों के सामने संत बन चुका था। सफेद कुर्ता और लुंगी पहनकर अब वो हमेशा घूमने लगा था। तो जितना पैसा ब्रिज कमा रहा है उतना पैसा लालजी भाई और लच्छू नहीं कमा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो गलती हो रही थी। सही बात यह है कि ब्रिज जो है वो ईमानदारी से काम करता है और लच्छू और लालजी भाई जो है वो बेईमानी से, इसलिए लोग जो है वो लोगों पर कम भरोसा करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जिस जगह पर मटके का धंधा चल रहा था, अचानक से यहाँ पर पुलिस आ जाती है और अब दगड़ू को पुलिस से भागना पड़ता है। पुलिस अब दगड़ू के पीछे थी, लेकिन यहाँ पर दगड़ू के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो ब्रिज भाई के घर पर चला जाता है। लेकिन पुलिस उसका पीछा करते हुए ब्रिज भाई के घर तक पहुंच चुकी थी। ब्रिज ने उनसे कहा कि आपके पास वारंट है इस घर की तलाशी लेने के लिए। अगर आपके पास वारंट नहीं है तो आप घर में नहीं रुक सकते हैं। इसी वजह से यहाँ तांबड़े को चुपचाप ही जाना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीजें जो हुई है वो सारी चीजें यहाँ ब्रिज का बेटा अनमोल देख रहा था। ब्रिज को समझ आ गया था कि उसका बेटा जरूर कुछ ना कुछ गलत सीखेगा। आगे हम देखते हैं कि गुल जो है वो ब्रिज से कहती है कि वो खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती है, जिसके लिए ब्रिज पैसे देने के लिए मान गया था। लेकिन गुल चाहती है कि ये रेस्टोरेंट वो खुद की दम पर खोले, मतलब कि खुद के पैसों से, जिसमें वो यहाँ पर ब्रिज की कोई मदद नहीं लेना चाहती है। अब आगे हम देखते हैं कि बरखा के अकाउंट्स के एग्जाम चल रहे हैं और यही नील कमल प्रोफेसर
सर ने देखा कि बरखा की एग्जाम सीट में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, इसलिए वो उसे सुधारने को कहते हैं। तो ऐसे नीलकमल सर ने बरखा की मदद की थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अनमोल जब रुक्मणी के साथ स्कूल से घर वापस लौट रहा था, तभी बीच रास्ते में कुछ नशेड़ी जो है वो अनमोल को रोक लेते हैं और उससे नंबर पूछने लगते हैं। ये देखकर अनमोल डर गया था। जब वो घर आया और जब ये बात ब्रिज को मालूम चली तो वो हैरान था, क्योंकि इतने छोटे बच्चे पर वो लोग जुल्म कर रहे थे। और तो और अनमोल को बुखार भी आ चुका था, इसलिए यहाँ पर बरखा चाहती है कि वो इस चीज का कुछ ना कुछ तो करे। ब्रिज बहुत सोचता है और उसने इसका एक सॉल्यूशन निकाल लिया था कि अनमोल को इन सब से दूर रखने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है बोर्डिंग स्कूल। उन्होंने ज्यादा देर नहीं की, उन्होंने अनमोल को बोर्डिंग स्कूल ले गए। वो चाहते तो उसके लिए बॉडीगार्ड भी लगवा सकते थे, लेकिन अनमोल आजाद वाली जिंदगी नहीं जी पाता, और वो चाहते हैं कि बोर्डिंग स्कूल में अनमोल जो है वो आज़ादी वाली ज़िंदगी जिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं दगड़ू को, जो कि सुलभा को लेकर अपने गांव लेकर जाता है। वहां वो अपनी फैमिली वालों से मिलाता है, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन बरखा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अनमोल को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया है। वो यहाँ पर ब्रिज से बात करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है, तुम उस औरत के पास हमेशा जाते हो, इसलिए हमेशा लेट आते हो। तो ब्रिज उससे कहता है, मैंने तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी है, इसलिए तुम मेरे बारे में कुछ भी मत बोलो। ये बातें सुनने के बाद बरखा समझ चुकी थी कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, और अब ब्रिज ने रुक्मणी के नाम पर एक और धंधा खोला था, जिसमें वो लोग गद्दे बनाने वाला काम किया करते थे, लेकिन असल काम कुछ और था। इन गद्दे के अंदर ढेर सारा पैसा रखा हुआ था, जो कि ब्लैक मनी का था। आगे हम देखते हैं कि मिनिस्टर बापट और लालजी भाई की निगाहों में अब ब्रिज गड़ने लगा है। उन्हें पता है कि इसने पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया है, और आगे हमने अगर कुछ नहीं किया तो ये हमें एक दिन खा जाएगा। उन लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया और उन लोगों ने ब्रिज को अरेस्ट करवा दिया। उन्हें पता है कि 9 बजे पत्ते खोलने पड़ते हैं, इसी वजह से वो चाहते हैं कि 9 बजे तक ब्रिज जो है वो पुलिस स्टेशन में रहे, और उसके ऊपर यही आरोप लगे हैं कि वो ये सारे मटके के पत्ते खोलता है। बिना ब्रिज के पत्ते नहीं खोले जाते हैं, इसलिए पुलिस वाले चाहते हैं कि 9 बजे तक ब्रिज जो है वो यहीं पर रुके। लॉयर भी आ चुका था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था, तो अब वो लोग 9 बजे का वेट कर रहे थे। तो पत्ते खुलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ही बचे हुए थे। सभी लोग डर रहे थे कि आखिरकार अब होगा क्या, क्योंकि ब्रिज तो यहीं पर है, और आखिरकार वो पत्ते के नंबर कैसे बताएगा। और अब यहाँ पर हम एक छोटी सी चाल को देख पाते हैं। जब यहाँ एक कांस्टेबल आता है तो उसके बेल्ट पर कुछ नंबर लिखे हुए थे। तब इशारों में ब्रिज ने उस लॉयर को नंबर बताया और लॉयर यहाँ से चला गया, और वो नंबर जो है वो उसने सबको बता दिए, ताकि मटके का नंबर जो है वो खुल गया था। तो इस तरह से यहाँ पर ब्रिज ने सभी को नंबर बता दिए थे, और अब यहाँ पर ब्रिज को क्लीन चिट मिल चुकी थी, इसलिए ब्रिज को छोड़ दिया जाता है। अब मीडिया हाउस के बॉस भी चाहते हैं कि टीपी डिसूजा जो है वो मटके पर ही काम करे, इन्वेस्टिगेशन करे और पता करे कि आखिरकार इन सब के पीछे क्या चल रहा है। पर टीपी डिसूजा भी ईमानदार आदमी है, वो सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं करता है, बल्कि वो सारी चीजों पर फोकस करता है। जैसे लालजी भाई छगानी भी इलीगल काम कर रहे हैं, तो वो उन्हें भी टारगेट करने वाला है। आगे हम मकसूद नाम के एक बहुत बड़े सुपरस्टार को देख पाते हैं, जिसकी फिल्म जो है वो इंडिया में बहुत चलती है, और मकसूद ब्रिज से आज पहली बार मिला था। यहाँ पर मकसूद ब्रिज को देखकर बहुत खुश हुआ था, क्योंकि उसने एक ऐसा गेम बनाया था जिसे सभी लोग खेलते हैं, यहाँ तक कि मकसूद खुद भी ये गेम खेलता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बरखा और नीलकमल के बीच में नजदीकियां बढ़ रही थी। नीलकमल चाहता है कि बरखा जॉब करे, यहीं पर एक पोस्ट खाली है, और अगर वो यहीं पर आ जाती है तो वो हम साथ में काम कर सकते हैं। अब आगे दगड़ू ब्रिज से कहता है कि हमें इन सब में अब सुलभा को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ब्रिज कहता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा और तुम दोनों की शादी मैं ही कराऊंगा। तो अब बरखा जो है वो प्रोफेसर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन वहाँ इंटरव्यू ने भट्टी सरनेम देखकर उसे रिजेक्ट कर दिया था, जो बात बरखा को भी बहुत अच्छे से मालूम चल चुकी थी। ये बात बरखा ने घर आकर भी बताई कि आपकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही है। यहाँ पर ब्रिज उसे बताने की कोशिश करता है कि वो गलत काम नहीं कर रहा है, वो एक ईमानदार आदमी है, लेकिन लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ब्रिज के पास फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नोटिस आता है। तो वहीं एकनाथ तांबड़े जो है वो फुल जोश में है, वो मटके और मटके से जुड़े खेल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो बहुत सारी रेड डालता है, जहाँ पर कि बहुत सारे मटकों को
को बंद किया जाता है, जिनमें कि लालजी भाई छगानी के भी कुछ मटके थे, जिस वजह से लालजी भाई छगानी डीसीपी के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि एकनाथ तांबड़े से कहा जाए कि मेरे बंदों को छोड़े। जब डीसीपी सर यहाँ एकनाथ तांबड़े के पास कॉल करते हैं तो तांबड़े कहता है कि मुझे ये सारी चीजें आप राइटिंग में दे सकते हैं, तभी मैं उन्हें छोड़ूंगा। आगे हम देखते हैं कि अब बहुत सारी पार्टी में मकसूद और ब्रिज जो है वो एक दूसरे से मिलने लगे थे। ब्रिज यहाँ अपने बारे में बताता है कि इनकम टैक्स के लोग उसे बहुत परेशान कर रहे हैं, तो मकसूद कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर बन जाओ, अगली वाली फिल्म तुम बनाओ, सारे पैसे तुम इन्वेस्ट करो और हीरो मैं रहूंगा, इससे तुम्हारा पैसा जो है वो वाइट हो सकता है। तो दूसरी तरफ एकनाथ तांबड़े जो है वो बड़े ऑफिसर्स की बात नहीं मान रहा था, इसलिए एक ईमानदार ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है और यहाँ ब्रिज ने प्रोड्यूसर बनने का प्लान बना लिया था। वो अब फिल्म में पैसा लगाएगा और उसने एक सूटकेस भर के सारा पैसा जो है वो दगड़ू के हाथ मकसूद के पास पहुंचा दिया था और मकसूद से ये भी कहा कि आगे भी अगर तुम्हें जरूरत पड़े पैसों की तो तुम हमसे ही मांगना। यहाँ वरखा ने नीलकमल को अपनी सिचुएशन बताई और कहा कि वो ठीक नहीं है। नीलकमल ने कहा कि तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो, तुम जो कुछ करना चाहती हो वो कर सकती हो, तो तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और यहाँ ब्रिज को मालूम चलता है कि लच्चू भाई की शादी तय हो चुकी है बसूदा से। जब ये बात उसे मालूम चली तो वो बहुत खुश हुआ और वो तुरंत ही लच्चू भाई और लालजी भाई छगानी के पास पहुंचा और कहा कि आप लोगों ने मुझे ये बात नहीं बताई, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने भाई लच्चू की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। आगे हम देखते हैं कि एकनाथ तांबड़े जो है वो टीपी डिसूजा से मिलता है। दोनों ही ईमानदार आदमी हैं, दोनों ही यहाँ पर बात करते हैं और मटके के बारे में और इस सिस्टम के बारे में उन्हें बहुत सारी चीजें पता है। साथ ही उन्हें ये भी पता है कि ये सिस्टम किनके कंट्रोल में है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि गुल और ब्रिज कहीं पर जा रहे होते हैं। गुल कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं रहता है, वो किसी और के साथ रहता है, उसने दगाबाजी की थी, इसके बावजूद तुम उसकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हो। तो यहाँ ब्रिज कहता है कि मेरी माँ ने मुझसे वादा किया था कि इस पर कभी भी कोई आंच ना आए, इसलिए मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। और अब ब्रिज जो है वो एक स्टेडियम वाले के पास जाता है क्योंकि उसे शादी के लिए बहुत सारी जगह की जरूरत थी। वो उसके पास जाता है और कहता है कि 19 तारीख को मुझे पूरा स्टेडियम खाली चाहिए, लेकिन पता चलता है कि 19 तारीख को तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, इसी वजह से वो इसे कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ब्रिज ने यहाँ उससे कहा कि आप बदले में मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। तो वो आदमी कहता है कि आप मुझे मटके का नंबर बता दो, अगर आप 2-3 बार मुझे नंबर बता देंगे तो मैं इस मैच को शिफ्ट करवा सकता हूँ। ये सुनकर यहाँ पर ब्रिज कहता है कि आप मुझसे मेरी जान मांग लो, पर ये कभी भी मत मांगना क्योंकि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। और यहाँ से ब्रिज निकल आता है। ब्रिज ने सोचा कि काम तो वो करवा कर ही रहेगा और शादी तो वो अपने भाई की उसी स्टेडियम में करवाएगा, चाहे कुछ हो जाए, उसे कितना भी पैसा देना पड़े। आगे हम देखते हैं कि सुलभा जो है वो टेलीफोन एक्सचेंज में मटके के नंबर अनाउंस करने का काम करती थी, लेकिन पुलिस वालों को उसके बारे में मालूम चल जाता है और उसे टेलीफोन एक्सचेंज से ही अरेस्ट कर लिया जाता है। और अब उसे अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन यहाँ दगड़ू आता है। वो उससे कहता है कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सेठ से बात करूंगा, वो तुम्हें जल्द ही यहाँ से रिहा करवा लेंगे। यहाँ पर सुलभा बहुत डर रही थी कि अगर माँ को इन सब के बारे में मालूम चला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। तब दगड़ू ने ये सारी बातें ब्रिज को बताई। ब्रिज कहता है कि यह बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और वो रंगे हाथ पकड़ी गई है, इसलिए फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने लॉयर से बात की है, लेकिन ये एक सीरियस कंडीशन है, इसलिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो जिस स्टेडियम से शादी डिसाइड की गई थी उसी स्टेडियम में शादी होती है और इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो किसी दूसरे स्टेडियम में शिफ्ट कर दी जाती है। शादी बहुत ही धूमधाम से हो रही थी, बहुत सारा पैसा खर्च किया गया था, लेकिन यहाँ दगड़ू बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसकी जान सुलभा जेल में थी, वो बिल्कुल रह नहीं पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस जो है वो लच्चू को गैम्बलिंग के आरोप में अरेस्ट कर लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर ब्रिज भी कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन अब कोर्ट में पेशी होती है जहाँ पर कि ब्रिज को कटघरे में पेश किया जाता है और लॉयर बताता है कि ऑपोजिशन के पास कोई भी ऐसे सबूत नहीं है कि वो यहाँ बता सके कि लच्चू जो है वो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व है। इसी वजह से लच्चू को बेल मिल जाती है और उसे रिहा कर दिया जाता है। यहाँ पर ब्रिज उससे कहता है कि जब तक मैं हूँ तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है।
ये सारी चीजें दगड़ू ने भी देखी कि अगर लच्छू जेल से रिहा हो सकता है तो इसी तरह से सुलभा भी रिहा हो सकती है। लेकिन दगड़ू को ऐसा लग रहा है कि सेठ जो है वो उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी उन्होंने लच्छू को छुड़ाने में की थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिज को अब लालजी भाई अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी डील है जिसके बाद से हम रईस हो सकते हैं, हमें बस एक पार्टनरशिप करनी है जिसके बाद हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दरअसल में वो एक ऐसे आदमी से मिलवाना चाहते हैं जो कि इंडिया का बहुत बड़ा डॉन है, उसका नाम दरब है और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, लेकिन इलीगल रूप से वो हर एक काम करता है। यहाँ पर दरब कहता है कि मेरे पास एक डील है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मटके का पैसा जो है वो क्रिकेट बैटिंग में लगाए। यहाँ दरब ने फायदे और नुकसान की सारी बातें बता दी थी, पर ब्रिज ने ये कहकर मना कर दिया कि वैसे भी हम तो कीचड़ में ही हैं और अगर आप हमारे साथ शामिल होते हो तो आपके ऊपर भी कीचड़ उछल सकता है, इसलिए आप हमारे साथ काम मत करो, हम आपसे दूर ही अच्छे हैं। और अब यहाँ पर ब्रिज जो है वो लच्छू के अपने पास बुलाता है और कहता है कि दरब तुझे पता नहीं है कि कौन है, वो एक गैंगस्टर है और हम गैंगस्टर के साथ काम नहीं करते हैं और ना ही हाथ मिलाते हैं, लेकिन लच्छू को तो उसके साथ काम करना था। यहाँ लालजी भाई लच्छू से कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम दरब के साथ काम करेंगे, लेकिन अगर ब्रिज मान जाता तो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि ब्रिज जो है वो अपनी जवान का पक्का है, ये बात सभी को मालूम है। आगे हम देखते हैं कि दिल्ली के एक मंत्री जो है वो ब्रिज को अपने पास बुलाते हैं। ब्रिज मिनिस्ट्री पहुंच जाता है और वहां बहुत इंतजार करता है, लेकिन कोई भी मिनिस्टर उससे मिलने के लिए नहीं आया था। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर मिनिस्टर बापट आता है। मालूम चलता है कि अब उनका प्रमोशन जो है वो दिल्ली में हो चुका है और अब वो बड़े मंत्री बन चुके हैं। बापट ने फिर से एक बार ब्रिज से कहा कि अपने सारे काले धंधे जो है वो बंद कर दो। ब्रिज ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनके कोई भी काले धंधे नहीं है, वो ईमानदारी से काम कर रहा है, ये बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है, तो उसे रोकने की कभी भी कोशिश मत करना। तो अब ब्रिज फ्लाइट से वापस जा रहा था। टाइम हो गया था पत्ते खोलने का, मतलब कि कुछ 40 से 50 मिनट बचे थे, लेकिन तभी मालूम चलता है कि ये फ्लाइट जो है वो 30 मिनट देरी से चलेगी और 9 बजे के बाद ही पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पर ब्रिज को तो पहले पहुंचना है और पत्ते खोलना है, इसलिए वो यहाँ पर प्लेन के पायलट से बात करता है और उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। तो यहाँ पर ब्रिज कहता है कि मैं पत्ते यहीं खोलूंगा, बस आपको ये नंबर जो है वो आगे पहुंचाना होगा। पायलट ने यहाँ उसकी मदद की और नंबर को आगे पहुंचा दिया, जिससे कि मटके का नंबर करेक्ट 9 बजे खुल गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुलभा के केस में सुलभा को बेल नहीं मिल रही थी और डेट पर डेट मिल रही थी। ये सारी चीजें दगड़ू को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे सुलभा को जल्द से जल्द छुड़वाना है। आगे हम देखते हैं कि बरखा ने नीलकमल को अपने घर खाने पर बुला लिया था। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी यहाँ पर ब्रिज आ जाता है, लेकिन उन दोनों को देखकर ब्रिज ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो अपने काम में लग गया। जब नीलकमल यहाँ से गया तो बरखा ने यहाँ ब्रिज से बात की और कहा कि अक्सर हम बाहर मिला करते थे, लेकिन आज उसने सोचा कि उनको घर ही बुला लेना चाहिए। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं तो उन्हें पसंद भी करती हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद भी ब्रिज ने कुछ भी नहीं कहा था। तो बरखा उससे कहती है, मुझे यही बात बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि तुम ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम्हें किसी और से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए आज तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। आगे हम देखते हैं कि एकनाथ तांबड़े जो है वो मटके वाले अड्डे पर कई दिनों से बैठ रहा था और अब एकनाथ तांबड़े जो है वो टीपी डिसूजा को कुछ बताना चाहता था। वो उसके ऑफिस जाता है, लेकिन टीपी डिसूजा थोड़ा बिजी था, इसी वजह से तांबड़े यहाँ से चला जाता है। अब लच्छू जो है वो दरब भाई के पास कॉल करता है और वो कहता है कि हम आपके साथ धंधा करने के लिए रेडी हैं। लेकिन दरब को लच्छू या फिर लालजी भाई नहीं चाहिए थे, बल्कि ब्रिज चाहिए था, उसकी जवान चाहिए थी, उसकी ईमानदारी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है, इसलिए डील नहीं होगी। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एकनाथ तांबड़े ने अपने ही घर पर सुसाइड कर लिया था। ये सारी चीजें देखकर हैरान रह चुके थे लोग, क्योंकि एकनाथ तांबड़े बहुत ही ईमानदार आदमी था। उसके अंतिम संस्कार में बहुत सारे लोग पहुंचे थे, टीपी डिसूजा भी पहुंचा था और वो अफसोस कर रहा था कि उस दिन तांबड़े से बात कर लेनी चाहिए थी। अब ब्रिज के साथ काम करने वाला एक आदमी ब्रिज के पास आता है और बताता है कि कलेक्शन की कुछ पेटियां जो है वो गायब है। ये सुनकर ब्रिज हैरान रह चुका था कि आखिरकार ये पेटियां गायब कैसे हो रही है, क्योंकि 2-3 अड्डे से इसी तरह पेटी गायब हुई थी और अब उन्हें पता लगाना था कि इन सब के पीछे कौन है। और यहाँ में मालूम चलता है कि दरअसल में इन सब के पीछे दगड़ू है, जो कि पेटियां गायब कर रहा है, क्योंकि उसे सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, सारे अड्डों के बारे में मालूम है। और यहाँ में मालूम चलता है कि उस दिन शादी वाले दिन भी यहाँ दगड़ू ने ही पुलिस को कॉल किया था और लच्छू को जेल हुई थी। और अब दगड़ू जो है वो बागी बन चुका था, क्योंकि सेठ ने उसकी कोई भी मदद नहीं की है, इसलिए वो अकेले ही काम करेगा। इसी का फायदा उठाकर लच्छू जो है वो दगड़ू के पास जाता है
और वो उससे कहता है कि क्या तुम हमारे साथ काम करोगे, लेकिन दगड़ू ने इसके लिए मना कर दिया था क्योंकि उसे मालूम है कि सेठ से बुरे आदमी तो ये लोग हैं। अब एक दिन सुबह सुबह ब्रिज को मालूम चलता है कि 1975 में अब इमरजेंसी लग चुकी है। मतलब कि इमरजेंसी लगने के बाद सभी लोग सड़क पर उतर आए हैं। बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारियों को अरेस्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है और दंगे भी भड़क रहे हैं। तभी यहाँ पर हम टेक्सटाइल कंपनी के मालिक को देख पाते हैं जिनकी एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल है और उसी मिल में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। लेकिन अब वो मालिक चाहता है कि इस टेक्सटाइल कंपनी को बदल कर मैं यहाँ पर कुछ कंपनियां बनाऊं, होटल बनाऊं, रेस्टोरेंट बनाऊं ताकि यहाँ पर हमें ज़्यादा मुनाफा हो। लेकिन टेक्सटाइल कंपनी में जो काम करते थे उनका क्या होगा, ये बात ब्रिज ने रखी। मिलके सभी लोग हड़ताल पर हैं और मैं चाहता हूँ कि ब्रिज तुम उनसे बात करो और इस हड़ताल को रुकवाओ। उन्हें जितना पैसा चाहिए हम दे देंगे, बस उनसे कहो कि ये हड़ताल रोक दे और यहाँ से चुपचाप चले जाए। ब्रिज सोच में पड़ चुका था। वो सोच रहा था कि आखिरकार अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मिल के बंद होने की वजह से अब कोई भी मटके में पैसा नहीं लगा रहा था और मिल अगर नहीं चालू हुई तो मटका वैसे भी बर्बाद हो जाएगा और अगर हड़ताल रुक गई तो फिर तो किसी भी वर्कर को कोई भी काम नहीं मिलेगा और फिर ये सभी लोग मटके में पैसे भी नहीं लगाएंगे। यहाँ पर गुल जो है वो ब्रिज से बहुत बात करती है और कहती है कि वर्कर्स को समझाओ और उनसे कहो कि हड़ताल रोक दे। लेकिन उसे मालूम है कि गुल जो है वो किसके कहने पर बात कर रही है। आगे हम देखते हैं कि दगड़ू जो है वो एक दूसरे अड्डे पर जाता है क्योंकि वहां भी ढेर सारा पैसा था और वहां भी वो पैसे चुराने वाला था कि तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि दगड़ू का पीछा करते हैं, उसे बहुत बुरी तरह से मारते पीटते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे किसने पकड़ा है और यहाँ हमें बताया जाता है कि दरअसल में यहाँ दगड़ू को किसी और ने नहीं बल्कि ब्रिज और उसके लोगों ने ही पकड़ा है क्योंकि उन्हें दगड़ू पर शक हो गया था। दगड़ू कहता है कि तुमने मेरा कभी भी साथ नहीं दिया। मैंने हमेशा कहा कि सुलभा को इस काम में मत डालो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अपने भाई की शादी धूमधाम से की और उसे जेल से भी रिहा करवाया, लेकिन सुलभा को कभी नहीं करवाया। तुमने हमेशा मुझे नौकर समझा। अगर भाई समझते तो शायद आज तुम मेरा साथ देते। लेकिन यहाँ पर सेठ जी उससे कहते हैं कि आज से तेरा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। अब ब्रिज जो है वो मजदूरों से बात करने के लिए जाते हैं। मजदूरों को यहाँ पर ब्रिज से बहुत उम्मीदें हैं। ब्रिज यहाँ पर सभी को बताता है कि आप लोग मिल में काम नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपको पैसा भी नहीं मिल रहा है और आप पैसे मटके में भी नहीं लगा रहे हैं। अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो आप यकीनन मटके में पैसे नहीं लगाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये हड़ताल आप रोकना मत, इसमें मैं आपके साथ हूँ। ये बात जब गुल को मालूम चली तो वो यहाँ पर ब्रिज के ऊपर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि ब्रिज ने वही किया जो उसे करना था। उसने यहाँ किसी की भी बात नहीं सुनी, इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो गुस्से में हैं। तो एक तरह से ब्रिज ने सभी से दुश्मनी ले ली है। टेक्सटाइल कंपनी का मालिक तो ये कह रहा है कि अगर आप लोग ब्रिज को मार दें तो हम तो आपको ढेर सारा पैसा देंगे। यहाँ पर बापट भी बहुत दिनों से यही सोच रहा है और तो और लालजी भाई भी, और ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और वो है दरब। जब ये बात अब लच्छू को मालूम चली कि अब ब्रिज भाई के ऊपर हमला हो सकता है तो लच्छू ब्रिज के पास जाता है। वो उसे सारी बातें बताता है कि आप इन सारे कामों को रोक दो और हो सके तो कहीं दूर निकल जाओ या फिर हमें मत रोको, क्योंकि अगर आप ऐसा ही करते रहे तो आपका नाम लाल अक्षरों से लिख दिया गया है, कभी भी आप पर अटैक हो सकता है। ये सारी बातें हो जाने के बाद ब्रिज के पास टीपी डिसूजा का कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी जान खतरे में है। हो सके तो वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर ले, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए पीछे पड़े हैं, जिनमें सबसे पहला नाम दरब का था, क्योंकि दरब के साथ डील ना करके दरब की हेड लिस्ट में ब्रिज पहले से ही है। आगे हम देखते हैं कि ब्रिज ने बरखा के लिए एक नया घर लिया था और बरखा वहीं मौजूद थी, तो ब्रिज उससे मिलने के लिए जाता है और कहता है कि मैंने मकसूद की फिल्म में पैसे लगाए थे और उस फिल्म का आज प्रीमियर है और मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए वो यहाँ बरखा को साथ लेकर जाता है, जहाँ पर की बहुत भीड़ थी। मकसूद यहाँ उनसे मिलता है। मकसूद उन्हें देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने बहुत पैसे लगाए थे और सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। इसी प्रीमियर में यहाँ बरखा की मुलाकात गुल से भी हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और गुल यहाँ बरखा से कहती है कि अब वो बहुत दूर निकल चुकी है, अब वो उसके साथ नहीं है और अब वो करेगी जो वो करना चाहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मकसूद स्टेज पर था और फिल्म से जुड़े वो सभी लोगों के नाम अनाउंस कर रहा था। सबसे पहले वो डायरेक्टर को बुलाता है, एक्टर को बुलाता है, को प्रोड्यूसर को बुलाता है, लेकिन उसने यहाँ पर ब्रिज को नहीं बुलाया था। ये देखकर ब्रिज को बहुत बुरा लगा। वो समझ गया था कि मकसूद ने उसे धोखा दे दिया है, क्योंकि इन सारे पैसों की कोई भी लिखा पढ़ी नहीं हुई थी
और अब जब वो प्रीमियर से वापस लौट रहा था तभी दरब भाई के लोग यहाँ पर ब्रिज के ऊपर हमला कर देते हैं। बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे, लेकिन ब्रिज जो है वो अपने अड्डे पर आ गया था जहाँ पर कि वो पूरी तरह से सेफ था। लेकिन दूसरी तरफ दरब की पूरी गैंग एक्टिव थी, वो जगह जगह पर छापे मार रही थी। मटके के जितने अड्डे थे दरब भाई के लोगों ने उन सारे अड्डों पर धावा बोल दिया था और उन सारे लोगों को मार कर उन्हें सारा कलेक्शन लूट लिया था। जहां हड़ताल हो रही थी वहां भी उन्होंने दंगे शुरू कर दिए थे और उन सारे हड़ताल वाले मजदूरों को यहां से भगा दिया था। इन सारे लोगों से बचने के बाद अब यहां पर ब्रिज जो है वो अपने बेटे अनमोल से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहां उसके बेटे को बता दिया गया था कि उसका बाप जो है वो बहुत ही बुरा आदमी है, इसलिए अनमोल अपने पिता से नहीं मिलता है। अब घर आने के बाद ब्रिज जो है वो यहाँ पर पुलिस वालों के पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वो उसे अरेस्ट करने के लिए आ जाए, वो घर पर ही मौजूद है। तब सारे पुलिस वाले जो है वो यहाँ पर ब्रिज को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं। जब यहाँ से वो जा रहा था तब वो रुक्मणी को एक बीड़ी का बंडल देता है और उसे माचिस भी देता है और कहता है कि अगर लगे तो इन्हें पी लेना। मतलब कि इसका सिग्नल कुछ और था कि अगर दरब भाई के लोग हमारे अड्डे पर आते हैं जहाँ पर कि बहुत सारा पैसा है, उन सारे पैसे को जला देना। तो रुक्मणी ऐसा ही करती है। जब दरब भाई के बहुत सारे गैंगस्टर उनके अड्डे पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर रुक्मणी ने उन सारे पैसों में आग लगा दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ब्रिज जो है वो जेल पहुंचने वाला था कि तभी यहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर जो है वो ब्रिज के ऊपर हमला कर देते हैं और शूट करके उसे अधमरा कर देते हैं। उसकी हालत बहुत ही खराब थी और ऐसा लग रहा था जैसे ब्रिज यहाँ पर मर जाएगा, लेकिन आखिर में एक सिग्नल मिलता है और मालूम चलता है कि ब्रिज अभी जिंदा है। इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।